हेलो फ्रेंड्स, पवार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने एडिट स्पेशल लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए कंप्लीट मैथ से संबंधित जो भी रिलेटेड टॉपिक है वो लेकर आया हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक समझना और देखना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, जो भी लाइव है एक बार फटाक से शेयर कीजिए। एक बार फटाक से क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी नए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, गणित के सामान्य सूत्र, सिद्धांत और परिभाषाएं। ये आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, अंक आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले अंक क्या होता है, क्या आता है अंक, क्या होता है अंक, क्या होता है। क्वेश्चन सबसे फर्स्ट यही बनता है। गणित की जो नींव होती है मेन यहीं से होती है। जिस प्रकार अपन मकान बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मकान। तो मकान बनाने के लिए क्या करते हैं, नींव बनाते हैं। तो जिस प्रकार मकान की नींव होती है उसी प्रकार गणित की जो नींव होती है अंक पर टिकी हुई है, क्या होती है, अंक पे। तो गणित में अंक क्या होते हैं, गणित में अंक तो होते हैं जीरो से लगाकर, कहाँ से, 0 से 9 तक क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 0 से 9 तक अंक कहलाते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिजिट कहलाते हैं। इनको मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान रखना है, ये आपको बता दिया अंक। गणित में 0 से 9 तक अंक लेते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अंक होते कैसे हैं, कि ये जो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ये जो है ये क्या है, सम है। क्या है, सम, यानी सम डिजिट है। क्या ये, सम डिजिट है। क्या है, इवन डिजिट है। क्या है, इवन, यानी सम अंक है। ये क्या कहलाता है, सम अंक। ओके, सम अंक क्या हो गया, 0, 2, 4, 6 और 8, ये हो गया सम अंक। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कैसे, कि निम्न में से सम अंक कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है इनमें को छोड़ के। ये जो होंगे वो क्या होंगे, सम हो जाएंगे। इनके अलावा जो बच जाएंगे 1, 3, 5, 7 और 9, ये क्या हो जाएंगे, विषम अंक। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर कंपटीशन में आता है। अभाज्य अंक, क्या आता है, अभाज्य अंक आता है, जिसको अपन प्राइम डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य अंक। अभाज्य अंक जिसमें खुद का ही भाग जाता है। अपन आगे बड़े विस्तार से पढ़ेंगे संख्या के बारे में। अभी फिलहाल अपन अंक पढ़ रहे हैं। अभाज्य अंक क्या होते हैं, कि अभाज्य अंक 2, 3, 5 और 7, ये होते हैं अभाज्य अंक। आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका रिट में पक्का बनता है कि निम्न में से अभाज्य अंक है। तो अभाज्य अंक का सेट ये हो गया पूरा, 2, 3, 5, 7। ओके फ्रेंड्स, अब आपको याद रखना है कि सबसे छोटा अंक अभाज्य अंक कौन सा है, जो एकमात्र सम भी है। क्वेश्चन क्या आता है, एकमात्र सम। क्या है, एकमात्र सम अंक। एकमात्र सम अंक बताइए जो अभाज्य है, सम अंक जो अभाज्य है, जो क्या है, अभाज्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये 2 जो है, जो क्या है, अभाज्य है और सम भी है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं संख्या के बारे में। किसके बारे में, संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है आपको, कि 2 या 2 से अधिक अंकों को, कितना अंक, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने या एक साथ लिखते हैं तो क्या बनती है, संख्या। अब देखिए कैसे, जैसे ये क्या आपके, ये क्या है, अंक है। क्या है, अब इसके साथ में एक अंक और लिख दिया तो क्या होगा, ये संख्या बन गई। कितने अंकों की संख्या बन गई, 2 अंकों की संख्या बन गई। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये कितने अंकों की संख्या बन गई, 3 अंकों की। इस प्रकार से अंकों को अपन पास पास लिखते हैं एक साथ, तो वो क्या बन जाती है, संख्या। तो आपको याद रखना है कि जो संख्या होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से शुरू होती है। कहाँ से, 10 से
इन्फाइनाइट तक, कहाँ से 10 से अनंत तक जो होती है वो क्या होती है, संख्या कहलाती है फ्रेंड्स। अब देखना है कि संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, संख्या तो सबसे छोटी जो होती है 10, सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। ओके फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी अनंत। आपको एक बार और रिपीट दे रहा हूँ अंक के बारे में, अंक पढ़े थे अपने, तो क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन बताइए एक बार, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इनमें से फर्स्ट में आ गया ऑप्शन ए में, किस में, ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 9, ऑप्शन डी में सभी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, ए ऑप्शन में 0, बी में 1, सी में 9, डी में सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे छोटा अंक 0, क्या है 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा 9, याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, संख्या पर पढ़ रहे थे और संख्या के प्रकार देखते हैं। अब संख्या कितने प्रकार होती है इसके बारे में देखते हैं। संख्या के प्रकार क्या पढ़ते हैं, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार देखिए कि संख्या की सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय होती है, खूब सारी संख्या होती है, दशमलव संख्या होती है, अनेक प्रकार की संख्या होती है। लेकिन मुख्य रूप से आपको संख्या पूछे तो 2 प्रकार होती है मुख्य रूप से, क्या होती है, एक तो इवन और दूसरी ओड। एक तो होती है इवन और दूसरी होती है ओड। क्या होती है, ओड। इवन का मतलब क्या होता है, ओड का मतलब क्या, इवन का होता है सम संख्या, क्या होती है, एक तो होती है सम संख्या, क्या होती है सम संख्या, क्या होती है, एक तो सम संख्या, तो दूसरी होती है विषम संख्या। अब आपको इस सब जानते हैं, शुरू से आप बिल्कुल मैच्योर्ड है, इतना तो आप है ये कि सम संख्या विषम संख्या क्या है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सम संख्या क्या होती है कि जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या होती है, आप ये जानते हैं। विषम संख्या क्या होती है कि जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है, आप ये जानते हैं। लेकिन आपको और थोड़ा कितना है कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या होता है, कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या क्या होती है, सम संख्या। ओके फ्रेंड्स, याद हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। और जिस संख्या का इकाई अंक ये नहीं होता है तो क्या होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 ये होगा, वो क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया। सम और विषम। अब सम संख्या में जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका इकाई अंक से आपको ध्यान पड़ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है संख्या के प्रकार पढ़ ले रहे हैं अपन, तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की संख्या बताइए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। आपको पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 99। अब क्वेश्चन कैसे आएगा घुमा के कि 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर निम्न में से है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के देगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद होना जरूरी है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 99। 3 अंकों के पूछे तो 3, 9, 9 लिख दो, 9। 4 अंकों के पूछे इस प्रकार 9, 9 4 बार लिख दो। जितने अंकों की बड़ी संख्या कहे आपको उतने 9, 9 लिख दो। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फिर आते हैं सम संख्या विषम संख्या के बाद में प्राकृत संख्या क्या आती है फ्रेंड्स, प्राकृत संख्या क्या आती है, प्राकृत संख्या। अब आपको नाम से स्पष्ट है प्राकृत संख्या क्या होती है, क्या है प्राकृत संख्या, नाम से प्रकृति से बनी हुई है। प्राकृत संख्या क्या होगी, प्रकृति से बनी हुई, यानी आपको सिंपल सा बिल्कुल नेचुरल है, क्या ये नेचुरल नंबर है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर। इसको एन से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन के अंग्रेजी के बड़े एन से लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, और कोई भी संख्या जो होती है उनके सेट को लिखते हैं अपन तो मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना एक तो। ओके फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन बन सकता है आपके। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृत संख्या पढ़ रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे, प्राकृत संख्या की डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या होती है डेफिनेशन कि 1 से शुरू होकर, कहाँ से, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ जाती है, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर, कहाँ से, 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है, यानी चलती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ये भी आता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो 1।
सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? इनफाइनाइट, अनंत। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसको किससे लिखते हैं, डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट किससे करते हैं? अंग्रेजी के बड़े एन से डिनोट करते हैं, मंजिला कोष्टक में लिखते हैं। ये हमेशा धनात्मक होती हैं। एक बात इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फिर आता है प्राकृत संख्या के बाद में पूर्ण संख्या। क्या आता है? आपको डेफिनेशन लिखी हुई है। ये सारे नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे जो भी नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, देखिए पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, अब नाम से स्पष्ट है, पूर्ण संख्या, कि पूर्ण नहीं, पूर्ण कंप्लीट पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक से हुई थी। कहाँ से हुई थी? एक से स्टार्ट हुई थी। कहाँ तक चली थी? इनफाइनाइट। अब देखना, आप खुद बताइए कि इसके अंदर सारे डिजिट आ गए क्या बेटा? सारे के सारे अंक आ गए क्या? नहीं है ना। तो कौन सा अंक कम पड़ रहा है? जीरो अंक कम पड़ रहा है। कौन सा पड़ रहा है? जीरो कम पड़ रहा है। कौन सा कम पड़ रहा है? जीरो। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जीरो से अनंत। क्या हो जाएगी? जीरो से अनंत तक क्या हो जाएगी? ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको अंग्रेजी के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? इसको अंग्रेजी के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, बड़े डब्ल्यू से। और मंजिला कोष्टक में लिखते हैं ऐसे 0 1 2 डॉट 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 अनंत। ओके फ्रेंड्स, इसको मंजिला कोष्टक में लिखेंगे सबको, ठीक है? ये आ गया आपको। और ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, ये भी संख्या जो होती है क्या होती है? धनात्मक होती हैं। क्या होती है? हमेशा धनात्मक ही होती हैं। प्राकृत संख्या भी धनात्मक, पूर्ण संख्या भी धनात्मक। ओके, अब देखते हैं अभाज्य संख्या क्या आती है? अभाज्य संख्या, अगला प्रकार कौन सा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, मैच्योर्ड है आप बिल्कुल। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसमें केवल एक, किसका? जिसमें केवल एक या स्वयं, ऐसी संख्या जिसमें केवल एक या संख्या स्वयं का भाग जाता है। किसका जाता है? संख्या एक या स्वयं का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ओके फ्रेंड्स, आपको नाम से क्लियर, ये डेफिनेशन याद दी हुई, देखो आप। ऐसी संख्या जिसमें केवल एक या संख्या खुद का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, अब आपको जानना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2, ठीक है? अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। इस प्रकार से करते हैं ना, अपन करते हैं। जैसे 6, तो किसका देंगे? इसमें 2 का, कितना आ गया? 3। फिर यहाँ किसका देंगे? 3। इस प्रकार जो यहाँ भाग देंगे यहाँ पे, तो हमेशा अभाज्य संख्या का ही देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये ऐसा हो गया अभाज्य संख्या। एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम आया हुआ है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? बताइए, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तुरंत तो आप गिन के बैठेंगे, तो आपको बता रहा हूँ कि कितनी होती है बेटा? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है? कौन कौन सी, देखिए ये भी देख लो, ऐसा आपके सामने लिखी हुई है, देखो 2 3 5 7 11 13 17, इस प्रकार से 100 तक पूरी कंप्लीट 25 अभाज्य संख्या होती है, जिसमें खुद का ही भाग जाता है। यानी टेबल बोलते हैं अपन, जो पहाड़े, यानी किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा, खुद के पहाड़े में आएगा, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, दूसरी संख्या आती है संयुक्त संख्या। क्या आती है? क्या आती है? संयुक्त संख्या। आपको नाम से स्पष्ट है, संयुक्त ऐसी संख्या जिसमें संख्या खुद के अलावा और दूसरी संख्या का भी भाग जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। ओके, अब प्राइम नंबर जो था, अभाज्य संख्या को पी से लिखते हैं। अभाज्य संख्या को किससे लिखते हैं? डिनोट करते हैं पी से। प्राइम, प्राइम यानी खुद, अपना पीएम में प्राइम, एक नाम से स्पष्ट है। संयुक्त को लिखेंगे सी से। ओके फ्रेंड्स, अब देखना आगे नाम आता है पूर्णांक संख्या। क्या आती है आगे संख्या? पूर्णांक संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है। ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आती हैं। क्या आती है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या। इस प्रकार से यहाँ 0 इधर, इधर +1 2 डॉट डॉट अनंत तक, इधर -1 -2 डॉट 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 अनंत तक। कहाँ तक? ये अनंत तक जाएगा यहाँ तक।
ओके फ्रेंड्स, ये हो गया पूर्णांक संख्या। क्या हो गई? पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को लिखी जाती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्या को हमेशा आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से डिनोट करते हैं, इंटीजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। कई बुक्स में जेड भी लिखा होता है तो भी सही है। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि आई के ऊपर प्लस लिख दिया और जेड के ऊपर प्लस लिख दिया तो क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ये इंटीजर जो है ये पॉजिटिव है, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या आई प्लस, और जो आई माइनस लिखा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए, बिल्कुल अगला है अपरिमेय संख्या। है क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में क्या होती है? जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है। क्या होती है? ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है और एक लिखी जाती है। एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। ओके, परिमेय क्या हो जाएगी? जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाए, परिमेय। और ओके, ये तो हो जाएगी परिमेय संख्या। और ये जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाएगी वो क्या होगी? अपरिमेय। अब इन दोनों की शर्त क्या है? एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये परिमेय संख्या जो होगी वो ये जो क्यू का मान जो होगा, क्यू जो होगा क्या होगा? क्यू नॉट इक्वल 0 किस में होगा? परिमेय संख्या में। ओके फ्रेंड्स, किस में होगा? पी बटा क्यू जो है, तो यहाँ क्यू नॉट इक्वल 0 किस में होना चाहिए? परिमेय संख्या। वो किस संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगी? पी बटा क्यू, यानी क्यू का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ओके, अब देखना ये एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही, कि अब मैंने आपको बता दिया कि 2/3 क्या परिमेय संख्या है? यस। अब मैंने लिख दिया 2/-3 यस। मैंने लिख दिया -6/7 ये भी परिमेय संख्या है। ओके, मैंने आपको ये लिख दिया 0/6 ये भी परिमेय संख्या है। अब आप बताइए 6/0 क्या परिमेय संख्या होगी क्या? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ क्यू का मान 0 आ गया। क्या आ गया? 6/0 के अंदर हर का मान जो है 0 आ गया। ऐसी संख्या जिसमें हर का मान 0 आ गया वो परिमेय संख्या कभी नहीं होगी बेटा। उसका मान जो होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका मान? अगर इस प्रकार से आता है कोई भी, आपको याद रखना फैक्ट है बिल्कुल, संख्या बट्टा 0 क्या आता है? संख्या बट्टा 0, तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, यानी अनंत हो जाता है। और एक फैक्ट आपको इसका उल्टा, कि 0, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 0 बट्टा संख्या, 0 बट्टा संख्या। तो आप ऐसे मत करना कि इसका मान अनंत, तो इसका मान अनंत कभी नहीं होता है, यह ध्यान रखना। इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब परिमेय संख्या आ गई, फिर देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो गई? बता दिया, जिस तो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है वो अपरिमेय संख्या। एक शॉर्ट ट्रिक है आपको अपरिमेय संख्या की, कि जो भी संख्या रूट के अंदर लिखी जाती है, अब रूट के अंदर कौन सी संख्या? प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या। सीधी शॉर्ट ट्रिक है, अभाज्य संख्या। यदि अभाज्य संख्या को वर्गमूल के अंदर लिख दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे क्या हुआ इसके, जैसे हो गया √2, √3, √5, √7। इस प्रकार से अभाज्य संख्या को अगर वर्गमूल में लिख दिया जाता है तो वो संख्या क्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या। ओके, आगे देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखते हैं आगे शांत और अशांत दशमलव संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। शांत नाम से स्पष्ट है कि यदि किसी परिमेय संख्या को भाग विधि से दशमलव भिन्न में बदलने के लिए, अपन जैसे दशमलव बदलने के लिए अंश में हर का भाग देते हैं तो कुछ चरणों के बाद शेष फल 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्राप्त दशमलव संख्या को क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। और भाग देने पर शेष फल 0 नहीं बचता है तो उसे क्या कहेंगे? अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। ओके, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जैसे, ओके फ्रेंड्स, ये जैसे आ गया 5/6। अब बताना कि आप दशमलव है या अदशमलव, अशांत है, शांत दशमलव है या अशांत। तो आप देखना यहाँ पे क्या कहा मैंने, परिभाषा में क्या लिखा मैंने आपको, कि अंश में हर का भाग दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसे 6 का भाग देंगे 5 में, क्या देंगे?
भाग, तो यहाँ भाग दे रहे अपन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखना ये 5/6 था ना, क्या था, ये थी आपकी संख्या, तो यहाँ भाग दे रहे हैं, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो क्या लगा देंगे 0.0। कितनी बार भाग गया, 8 बार, 8 संग 48, कितने बच्चे 2। फिर आगे क्या है, 0 उतारा, तो क्या आ जाएगा 3 बार, 6 18, फिर शेष कितने रहेंगे 2, कितने रहेंगे शेष। इस प्रकार से भाग के ऊपर जाते जाएंगे तो भाग कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा अशांत दशमलव, और जिसमें भाग पूरा हो जाए, क्या हो जाए, भाग पूरा हो जाए, वो क्या होगी, शांत दशमलव। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये आ गया 5/2। अब बताइए कि शांत है क्या शांत है, तो सीधी सी बात, जल्दी से इसका भाग देख देखो कितनी बार गया, 2 दूनी 4, पीछे बच्चा माइनस निकाले तो यहाँ पे 1, फिर 0 उतारा, 5 बार गया, कितना गया 10, कितना हो गया 10 हो जाएंगे ना, यहाँ पे भाग चला ही जाएगा, कितना हो जाएगा, भाग यहाँ जा रहा है, ये यहाँ है, ठीक है पूरा हो जाएगा। तो भाग कितनी बार गया यहाँ पे, ऐसे 2। अब देखिए इसका देखिए बताओ आप जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, 5 का भाग 2 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, दशमलव देखा देंगे, क्या हो जाएगा 0, 5 चौक 20, कितना आ गया 0.4, तो क्या हो गए शांत दशमलव संख्या। इस प्रकार से जिसका भागफल पूरा जा रहा है, भागफल पूरा आ रहा है, वो हो जाएगी शांत दशमलव, और जिसका भागफल पूरा नहीं आएगा, आगे शेष फल बचता रहेगा, रिमाइंडर बचता रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। ओके, समझ आ गया। अब देखना आगे, नीचे लिखा मैंने स्पष्ट, बहुत ही ये आपको दिख रहा है, किसी n अंकों की प्राकृत संख्या के वर्ग में, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। ओके, किसी n अंक, ये वाला इंपॉर्टेंट, किसी n अंकों की प्राकृत संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ये फार्मूला है 2n वाला, ये 2n 3n 2n-1 होती है, तब वर्गमूल में अंकों की संख्या इस प्रकार n/2 होती है, तब क्या होता है सम संख्या, और n+1/2 होगी तब n विषम संख्या होगी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए बाजिकता के नियम, ये आपको ध्यान है, बाजिकता के नियम क्या होते हैं, बिल्कुल शुरू से बस में पढ़ता रहा है। बाजिकता के नियम, 2 की बाजिकता नियम क्या होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या होता है, अभी बताया, सम संख्या का रूल होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है, तो क्या होता है 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं। अब 3 की बाजिकता नियम क्या है कि जो भी दी गई संख्या है उसके अंकों को जोड़ दे, क्या कर दे, अंकों को जोड़ दे, और उस अंकों के जोड़ में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे क्या लिखा है 123, तो इसमें अंकों का जो कितना हो गया 1 + 2 + 3 कितने हो गए 6। अब 6 जो है 3 की टेबल में आ रहा है, 3 के पाड़े में 6 आ रहा है 2 बार, तो ये 123 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ओके, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लिखा हुआ है 2431। बताइए आप इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ देंगे, 2 + 4 + 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, ये कितना हो गया 10। अब ये जो 10 है 3 के पाड़े में नहीं आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से 5 के भाग का नियम शॉर्ट बिल्कुल, कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है, क्या होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 आता है उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आगे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, औसत एवरेज, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इसका औसत का सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेट में पक्का आता है क्वेश्चन आएगा। इसके ट्रिक्स के संबंधित क्वेश्चन अपन विस्तार से अध्ययन किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप, ट्रिट प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, देखिए औसत, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, अब कोई भी संख्या दी हुई है 2 4 10 15 कुछ भी, अब इनका पूछे औसत निकालना है, तो जो भी संख्या दी गई होती है उन संख्या को प्लस करके कितनी संख्या है उसका भाग लगा दो, औसत आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है राशियों का योग, तो यहाँ से इसको वज्र गुणा करके, क्या करके यहाँ से वज्र गुणा करके इस सूत्र बना सकते हैं, राशियों का योग निकालना है तो औसत इंटू राशियों की संख्या, राशियों की संख्या निकालनी है तो राशियों का योग बटा राशियों का औसत हो जाएगा, 2 फॉर्मूला। अगला देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, लसप इंटू मसप बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट लेवल फर्स्ट में तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि यहाँ पे दे देगा प्रश्न वाचक चिन्ह बना के दे देगा और पूछ देगा आपका कितना आएगा यहाँ पे, तो सेकंड संख्या, या इनमें से दे देगा 3 संख्या दे देंगे, 3 के मान और 1 का मान पूछ देगा आपको, तो आप यहाँ से
याद कर सकते हैं आराम से। ये सूत्र याद होने से आपको लसप इंटू मसप बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ओके फ्रेंड्स, बाकी की फॉर्मूले अपन यहाँ से वज्र गुणा करके पक्षांतर करके यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। जैसे लसप बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी फर्स्ट इंटू सेकेंड बटा नीचे मसप। मसप निकालना है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बटा लसप। फर्स्ट संख्या निकालनी है तो लसप इंटू मसप बटा सेकंड संख्या। सेकंड संख्या निकालनी है तो लसप इंटू मसप बटा प्रथम संख्या। ओके फ्रेंड्स, अब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है घातांक। इसका स्पेशल अलग से वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं। घातांक यानी घातांक का अर्थ क्या होता है, पावर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं इसको, पावर बोलते हैं फ्रेंड्स। अब पावर इसको पढ़ते कैसे, ए की घात एम, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको ए की घात एम लिखा, इसको पढ़ते हैं ए की घात एम पढ़ते हैं। ओके, जहाँ ए क्या होता है आधार और एम क्या होता है घातांक। ओके फ्रेंड्स, पढ़ना आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद रखना कि इसका मेन जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे आते हैं क्वेश्चन। पहला फॉर्मूला है कि ए की घात एम इंटू ए की घात एन बराबर क्या होता है, तो ए की घात एम प्लस एन हो जाएगा। यानी आधार समान है, क्या है, आधार समान है और घातांक चाहे अलग हो या सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जैसे क्वेश्चन है 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 6, तो इसका मान कितना आएगा, डायरेक्ट घातें जुड़ जाएगी तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 10। ओके फ्रेंड्स, ए की घात एम इंटू ए की घात एन क्या हो जाएगा, ए की घात एम प्लस एन। अगर यही क्वेश्चन ऐसा था ए की घात एम भाग में आ गया तो घातें हमेशा क्या होती है, भाग में घटती है। ए की घात एम भाग ए की घात एन बराबर क्या हो जाएगा, ए की घात एम माइनस एन। ओके फ्रेंड्स, अगला है ए की घात माइनस एन। जब इस प्रकार से आ गया ए की घात माइनस एन तो धन घातांक में हो जाएगा, ये बट्टा में हो जाएगा 1 बटा ए की घात एन। ओके, अब आपको एक बात इंपॉर्टेंट फैक्ट बात रखना याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोई भी संख्या लिखी हुई इसकी पावर 0 आता है तो इसका मान हमेशा 1 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। ओके, अब आपको एक फार्मूला है, ये अगला फार्मूला है कि ए की घात एम की पावर एन होल पावर एन, इस प्रकार से ए की पावर एम इसकी पावर होल पावर एन, तो क्या हो जाएगा ए की घात एम एन, तो क्या हो जाएगा ए की घात एम और एन को गुणा कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब लिखा हुआ देख लीजिए, नोट्स में लिखा मैंने अभी आपको यहाँ पे आपके सामने, ए की घात 0 का मान कितना होता है 1, अर्थात किसी संख्या का घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होगा। वैज्ञानिक अंकन पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है आपके कि किसी संख्या को इकाई पूर्णांक या एवं 10 की घातांक रूप के गुणनखंड के रूप में लिखना वैज्ञानिक अंकन पद्धति कहलाता है। यानी जो भी क्वेश्चन आएगा 10 की घात के रूप में लिखा जाता है वो क्या होगा, वैज्ञानिक अंकन पद्धति कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगला है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। अब आपको पॉइंट दिए हुए दिख रहा है आपको क्लियर, बिक्री करें, क्या लिखा पॉइंट लिखा हुआ है बिक्री कर, आपको दिख रहा है। बिक्री कर क्या होता है, वस्तु के बिक्री पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं, बिक्री कर। कोई वस्तु उसको बेच रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है बेचने पर, बिक्री कर, तो क्या हो जाएगा बिक्री कर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला बिल्कुल इजी है। फिर आता है आयकर। आयकर क्या होता है, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं, आयकर कहते हैं। ओके, जो उस व्यक्ति किसी की महीने की जो मंथली इनकम होती है किसी की भी, आपकी हो हमारी हो किसी की भी हो, या जो कमा रहा है उसकी जो वार्षिक आय जो होती है उस पर जो टैक्स लगाता है उस टैक्स को अपन बोलते हैं आयकर बोलते हैं, कर लग रहा है उसको आयकर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला आता है, आता है कर योग्य आय। क्या आता है, कर योग्य आय क्या होता है, कर योग्य आय। यानी कर योग्य आय क्या होती है, तो कुल आय में से जो छूट होती है, कुल आय में से जो छूट की राशि होती है वो क्या होती है, कर योग्य आय होती है। ओके, कर योग्य आय की गणना हमेशा आयकर पर करते हैं। किस पर करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर योग्य आय की गणना किस पर करते हैं हमेशा, तो आयकर पर करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि मात्रा में वृद्धि होती है तो वृद्धि हमेशा कैसे होगी, वृद्धि दर धनात्मक होगी, और यदि कमी होती है तो वृद्धि दर क्या होगी, ऋणात्मक। अब जो वृद्धि दर ऋणात्मक होगी या धनात्मक, तो उसको पॉइंट बना दिया, धनात्मक होगी तो धनात्मक, ऋणात्मक होगी तो ऋणात्मक। तो जो ऋणात्मक वृद्धि होती है उसको हास दर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको, हास दर कहते हैं। ओके, अगला आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, तो विक्रेता द्वारा वस्तु के क्रय मूल्य को बढ़ा कर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। जैसे पुस्तक, जैसे किताब की बुक है अपने पास, ये बुक है, इस बुक के बाहरी पृष्ठ पर 50 रुपये RS रेट लिखी हुई है, और जो दुकानदार जो होता है उसके ऊपर इसको ऐसे
छाप के अलग से उसकी छाप लगा दे और उसको ये लिख दिया 80 रुपये बन गए, तब जो क्या हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य हो जाएगा उसका। ओके फ्रेंड्स, यानी विक्रेता द्वारा वस्तु के क्रय मूल्य को बढ़ा कर लिया गया मूल्य या लिखा गया मूल्य अंकित मूल्य। फिर आता है कमीशन। क्या होता है कमीशन? क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित यानी जो कमीशन जो ऊपर लिखा हुआ था मूल्य, रेट, प्रिंटेड रेट जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य, उसमें से विक्रय मूल्य घटा दो तो क्या हो जाएगा, कमीशन आ जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। फिर अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में कमीशन को जोड़ देंगे। किसमें? विक्रय मूल्य में कमीशन को जोड़ देंगे। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य माइनस कमीशन कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपके सारे फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और कमीशन की गणना हमेशा किस पर की जाती है? ये आता है डायरेक्ट ये भी, कि कमीशन की गणना निम्न पर की जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य पर की जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए नोट्स पॉइंट है आपका अनुपात और समानुपात। देखते हैं अनुपात क्या होता है, एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है, एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है, इस संबंध को ही अनुपात कहते हैं। क्या होते हैं? इस संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अनुपात को हमेशा ऐसे दो बिंदु लगा के लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है समानुपात। अनुपात से जो संख्या पहले होती है उसे पूर्व पद कहते हैं, और अनुपात के बाद वाली जो संख्या होती है उसको पर पद कहते हैं। ये देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनुपात से पर पद और पूर्व पद वाली। ओके फ्रेंड्स, कि अनुपात से जो संख्या पहले होती है उसको पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और जो बाद वाली जो संख्या होती है उसको पर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर पद बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये लिखा हुआ है 3:4, तो इसमें जो 3 जो होगा वो पूर्व पद होगा और जो 4 जो होगा पर पद होगा। ओके, अब आपका आगे अनुपात से संबंध आगे पढ़ते हैं अपन कि अनुपात के प्रकार। जैसे अनुपात में आ गया व्यतिक्रमानुपात। क्या आता है? व्यतिक्रमानुपात, नहीं किसी अनुपात को उल्टा लिखना, अर्थात नाम से स्पष्ट है क्या है, व्यतिक्रमानुपात उल्टा। यानी जैसे ए अनुपात बी लिखा हुआ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। ये हो गया व्यतिक्रमानुपात। अब देखना है इसके आगे कि यदि 4 राशियाँ दी हुई ए बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसको फॉर्मूला बनता है आपका। अभी आपको अनुपात का समानुपात, तो ये जो निशान होता है, ये 4 पॉइंट लगे होते हैं, ये समानुपात का होता है। किसका होता है? समानुपात का निशान होता है फ्रेंड्स। ये आपके लिए अमूल्य समय निकालकर एक मैराथन वीडियो लेकर आपको लिए जा रहा है, मैराथन क्लास ली जा रही है आपके सामने। आप इस क्लास को पूरी लास्ट तक देखिए, कंप्लीट मैथ हो जाएगी आपकी, कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा आपका मैथ से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, देखिए देखिए कि 4 राशियाँ दी हुई है, कोई भी कितनी राशियाँ दी हुई है, 4 राशियाँ दी हुई है आपके सामने, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अगर जब भी बीच में मैंने आपको बताया 4 पॉइंट जो लगे होते हैं इस प्रकार से, तो क्या होता है, समानुपात। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला संख्या दे दी गया, तो इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है ए डी बराबर बी सी, यानी बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ये आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या दे दे, 2 3 4 5, इस प्रकार से 4 संख्या दे दे और आप पूछे क्या ये व्युत्पत्ति में है या किस प्रकार से है, चौथी संख्या फाइंड करनी हो, तीसरी फाइंड करनी हो, तो किसी भी प्रकार से आपको कर सकते हैं। ये फार्मूला याद होना चाहिए कि बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पद कौन से हो गए, 2 और 5, मध्य पद 3 और 4। तो इस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात 5। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 और 4 का कितने हो गए, 12। इनके गुणा करेंगे 2 और 5 का 10, तो कितना आ गया 10। तो क्या ये समानुपात में है क्या राशियाँ, तो नहीं। ओके फ्रेंड्स, बराबर नहीं आ रहा इनका, इसलिए ये समानुपात में नहीं होगी। इस प्रकार से ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ए डी बराबर बी सी, ये आपका फॉर्मूला है। अब ए क्या है, प्रथम पद है, बी क्या है, द्वितीय पद है, सी क्या है, तृतीय पद है, सी डी क्या है, चतुर्थ पद है। नहीं, इसको अपन पद को प्रथम अनुपाति, द्वितीय अनुपाति, तृतीय अनुपाति और चतुर्थ अनुपाति कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन दे दें, अभी आपको बताया मैंने कि 3 राशि दे दें ए बी और सी, क्या ये वित्तीय अनुपात में है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल ए अनुपात बी समानुपात, फिर बी को डबल कर देंगे, बी अनुपात सी, ये हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, वापस वही
मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। मध्य पद कौन से हो गए, बी इंटू बी, क्या हो गया बी स्क्वायर, और इसको ए इंटू सी करेंगे तो क्या हो गया ए सी। तो आपका सीधा फार्मूला क्या बन जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये आपका विस्तारानुपात हो जाएगा। मैंने आपको नोट्स में लिखा, देखो ये बी स्क्वायर बराबर ए सी। ओके, अब देखते हैं कि जिन बीजीय पदों की चर राशि समान एवं उनके घात भी समान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सजातीय बीजीय पद कहते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखा, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जिन बीजीय पदों की, क्या लिखा मैंने, जिन बीजीय पदों की चर राशियाँ समान और उनके घात भी समान होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सजातीय बीजीय पद कहते हैं। अब आपको याद रखना है चर और अचर राशि क्या होती है। राशि होने के पॉइंट यहाँ का ये भी आपको याद होना चाहिए। चर राशि क्या है, चर जो अंग्रेजी के वर्णमाला जो होती है क्या होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं ए टू लगाकर जोड़ते हैं वो चर राशि कहलाती है। और जो गणित के अक्षर होते हैं एक से या जीरो से अनंत तक जो भी डिजिट होते हैं वो क्या होता है, डिजिट संख्या हो वो अचर राशि कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखना कुछ नियम है जोड़ के नियम और घटाने के नियम, गुणा के नियम। बहुत ही परेशान करने वाले नियम है, हर स्टूडेंट को परेशान करते हैं काफ़ी जनों को एग्जाम में। तो आपको बहुत ही शॉर्ट याद रखना है कि जब जोड़ करते हैं प्लस प्लस जो होता है हमेशा क्या होता है, जोड़ने पर प्लस ही होता है कि प्लस की संख्या है और प्लस को जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। क्या आएगा, प्लस। और एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है तो हमेशा माइनस आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमेशा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और जो बड़ी संख्या होगी उसका निशान आएगा, लेकिन निशान लगाएंगे ध्यान रखना। संख्या जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, जैसे ये माइनस है एक प्लस है तो भी क्या करेंगे, घटाएंगे। ओके, और ये आ गया ऐसे माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, संख्या जुड़ जाएगी लेकिन निशान क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ओके, अब जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, -3 -6। अब मैंने क्या कहा, इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, तो -3 ऐसे लिखा है, -3 -6 ऐसे लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे संख्या 9 हो जाएगा लेकिन निशान क्या है, माइनस का। अब अगर यहाँ मैं कहूँ यहाँ पे प्लस का है, क्या है तो क्या हो जाएगा, +3 -6 तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे यहाँ पे, अब -3 हो जाएगा ये। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, -3 हो जाएगा ये। कितने हो जाएगा ये, -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए। अगर ये ऐसे कहता दोनों प्लस के तो कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, +9। ओके, अगर ऐसे कहता एक -6 ये फिर +3 तो क्या आएगा, -3। ओके, अब आगे देखते हैं। ये अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत ही रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब पाइथागोरस प्रमेय से पहले आपको त्रिभुज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो अपने वीडियो बने हुए प्ले लिस्ट में जाकर देखें। अपनी क्या कर रहे हैं, पूरा मैराथन ले रहे हैं, मैराथन क्लास चल रही है, ये सभी अधिक से अधिक शेयर करें। मैराथन क्लास इन कंप्लीट मैथ का सारांश, NCERT सारांश पूरा कंप्लीट। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे SSC का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे रेट का हो, किसी का भी हो, हर कंपटीशन में ये मैथ आती है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को कैसे देखते हैं, देखिए नाम से स्पष्ट है, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक था, गणितज्ञ, उसने दिया था ये। उसने कहा था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज के लिए, ये किसके लिए, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री, ये वाला, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। ये होती है आधार, ये होता है लंब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा यानी लंब और आधार इनके वर्गों के योग के बराबर होता है तो क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। ये आपके सामने मैंने नोट्स में लिखा है ये कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, गणित रूप हो गया इसका। और इस त्रिभुज का नाम जो लिखते हैं अपन ABC लिखा मैंने यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे
इसमें लिखा ना ABC, तो ये किसका होता है, घड़ी की दिशा के अनुरूप करते हैं हमेशा, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे सर तो मिस्टेक कभी नहीं होती है घड़ी की दिशा के लिखते हैं तो। एक बात फैक्ट आपको याद रखना कि अगर ये वाला कोण थीटा है तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। यहाँ से अपन कर्ण स्क्वायर था, तो यहाँ से स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा ये वाला। ओके फ्रेंड्स, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से एक आधार स्क्वायर निकालना है तो पक्ष अंदर कर लो, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो आधार बन जाएगा। इस प्रकार से तीनों आप याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आपके सामने इस टेबल दिख रही है, वर्ग सारणी आपको कम से कम 30 तक तो याद होनी चाहिए। आप बिल्कुल मैच्योर इतने तो। ओके, जिसको याद नहीं है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं इसको बड़ी कर रहा हूँ इसको। ओके, आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उसका वर्ग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म में कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 आता है, जैसे 15 लिख दिया, तो इसके पीछे कितना है, 5 है, तो 5 का कितना हो गया, 25। अब एक के बाद यहाँ एक है ना, एक के बाद कितना आता है, 2, तो 1 × 2 कितना हो गया, 2, तो ये 2 आगे लिख देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 225। इस प्रकार से ये हो गया। ओके, इसी प्रकार से 35 का देखो क्या हो जाएगा, 35 का, 35 में क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर करना है तो 5 है, 5 का कितना हो जाएगा, 25। 3 के बाद कितना आता है, 4, तो 4 × 3 कितने हो गए, 12, तो इसका आंसर हो गया 1225। ओके, इस प्रकार से ये केवल जिसका इकाई 5 आता है उसकी ट्रिक्स थी ये। अब देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चाल। अब जानते हैं शुरू से, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। इकाई मात्रा क्या होता है इसका, किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी का क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, किलोमीटर हो जाएगी इसका इकाई। समय का सूत्र दूरी बटा चाल, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, घंटा। अब आपको मेन क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, मेन क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, तो आपको याद रखना है 1000 से गुणा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, फैक्ट है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा 1000 का भाग लगा देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो डायरेक्ट 60 × 60 लिख दो, 3600 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 1/60 घंटा होता है। ये आपको नॉर्मल बातें हैं, आपको आप जानते हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन गलती कहाँ करते हैं आप, अक्सर लोग स्टूडेंट गलती एग्जाम में वही करते हैं, जो नहीं आता है वो कभी गलती नहीं करते, जो आता है उसको गलत कर देता है, तब वो गलती होती है, नेगेटिव पॉइंट बनता है आपका। इसलिए क्वेश्चन प्रत्येक चीज़ को डीपली पढ़े, हर चीज़ को गहराई से पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े कंप्लीट पढ़े। ओके फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट मैराथन वीडियो मिल रहा है ये आपके सामने, जब तक क्लास चलेगी तब पूरी देखते रहें। ओके फ्रेंड्स, फिर औसत चाल का सूत्र क्या होता है देख लीजिए। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ओके, क्या होता है, औसत चाल का सूत्र कुल दूरी बटा कुल समय। अगला देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके ले सकते हो। आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो आप अपने सुविधा के लिए। ओके, आपको सामने लिखा है घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 60 से गुणा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना पॉइंट है, आप फैक्ट है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 का भाग देते हैं। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, बिल्कुल। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग लगाते हैं। सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 60 × 60 से भाग लगाते हैं। घंटे को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 × 60 से गुणा करते हैं। और मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट ये वाला आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, इम्पोर्टेंट, कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं। याद रखना है, डायरेक्ट करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट है इसका फैक्ट, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो इसका उल्टा 18/5 से गुणा करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन, चाल क्या होती है, किसी व्यक्ति या वाहन द्वारा
21 समय में तय की गई दूरी को उस व्यक्ति या वाहन की चाल कहते हैं। ओके, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति या वाहन द्वारा 21 समय में कितनी दूरी तय की जाती है, वो उस व्यक्ति की या वाहन की चाल कहलाती है। अब आता है सापेक्ष चाल। किसी के अपन रेस्पेक्ट करते हैं ना अपन उसके सापेक्ष। दो गतिशील वस्तुओं के 21 समय में परस्पर पास आने या अलग होने की दूरी को क्या कहते हैं, सापेक्ष। जैसे एक व्यक्ति बाइक लेके पाली से जोधपुर की तरफ जा रहा है और एक व्यक्ति पाली से सुमेरपुर की तरफ जा रहा है, तो दोनों की हो जाएगी सापेक्ष चाल हो गई, तो इन दूर दूर जा रहा है। या फिर ऐसे सकते हैं, एक व्यक्ति जोधपुर से पाली की तरफ आ रहा है और दूसरे व्यक्ति सिरोही से पाली की तरफ आ रहा है, दोनों व्यक्ति क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी सापेक्ष चाल। वो भी यानी दूर आना या पास आना। सापेक्ष चाल कितनी होगी, दो होगी, एक तो एक ही दिशा में और एक विपरीत दिशा में। बता दिया आपको। एक ही दिशा में जब होती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है, हमेशा घटती है। याद रखना है, जब एक ही दिशा में होती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है, हमेशा घटती है। और जब विपरीत दिशा में होती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है, हमेशा जुड़ती है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब आता है श्रेणियाँ। क्या आती है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, दो होती है श्रेणियाँ। कितनी होती है, ये हर कंपटीशन के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर कंपटीशन मैथ आती है। आज के समय में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसके अंदर मैथ नहीं आती है। इसलिए आपको इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखें, और जो ये क्लास कंप्लीट होती है तो इसको एक बार वापस और देखें, और इसको देख देख के आप लर्न करें, समझें। ओके, जहाँ समझ में आता है उसको बैक करके देखें आप वापस बाद में। अब आता है श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। नाम से स्पष्ट है, समान अंतर होगा वो समांतर श्रेणी, जिसमें गुणा का अंतर होगा वो गुणोत्तर श्रेणी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए समांतर श्रेणी का रूप क्या होगा, इसका मैंने लिखा नोट्स, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, डॉट डॉट ऐसे आगे से आगे बढ़ती रहेगी। ओके, ए क्या होता है, प्रथम संख्या, और डी क्या हो जाएगा, सार्वअंतर, और जहाँ एन क्या है, अंतिम संख्या हो जाएगी। ओके, अब समांतर श्रेणी का एन पद निकालने का सूत्र क्या होता है इसका, तो इसका सूत्र होता है ये वाला, आपको सामने दिख रहा है, टी एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ ए क्या होता है, प्रथम पद, डी क्या होता है, सार्वअंतर, एन क्या है, अंतिम पद। ये सारे क्वेश्चन में दिए होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आपको समांतर श्रेणी का रूप बता दो, जैसे 2, 5, 8 इस प्रकार से दे दिया, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी। क्यों, क्योंकि इसमें समान अंतर है, इसमें 2 + 3 5, 5 + 3 8, ऐसे हो गए। इन्हें आपको निकालने का तरीका है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो सेकेंड में से फर्स्ट निकालो, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, दोनों का अंतर समान आ रहा है तो क्या हो गई, ये समांतर श्रेणी। ओके, अंतर समान नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है तो प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बट्टा 2 कर लेंगे, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या बट्टा 2, ये समांतर माध्य हो गया। अब आपका n पदों का योग निकालना है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, n, या आप इसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको सामने, n ब्रैकेट a प्लस l बट्टा 2। अब n क्या है आपको पता है, पदों की संख्या है, a क्या है, अंतिम पद, जो अंतिम पद ही नहीं a लिखा मैंने, l tn, अब जो फार्मूले से निकाला उसी tn से निकालना है। ठीक है, Sn का सूत्र दूसरा ये वाला, n ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d बट्टा 2, ये दूसरा सूत्र हो गया। अब आपको डी निकालने का मैंने बताया आपको, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इस प्रकार से जितने भी संख्या दी उनमें से ऐसे अंतर निकालो। यदि समान आता है तो समांतर संख्या हो श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं। ओके, ये कहता है आपका फॉर्मूला प्राकृत संख्या का योग, यदि आपको 1 से 100 तक संख्या का योग याद करो ऐसे, तो आपको यहाँ n क्या, पदों की संख्या 1 से 100, तो n क्या होगा 100, तो यहाँ n ब्रैकेट n+1/2, ये आपका फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए। ओके, अगला है गुणोत्तर श्रेणी। क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी, जो देखो लिख रहा है आपको ए है, दिख रहा है आपको गुणोत्तर श्रेणी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 इस प्रकार से। तो जहाँ ए क्या है, प्रथम पद है, और आर क्या है, सार्व अनुपात। समांतर श्रेणी में तो सार्व अंतर बोलते हैं, और गुणोत्तर श्रेणी में इसको बोलते हैं सार्व अनुपात। ये आपका मैराथन क्लास चल रही है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, देखिए इसको आराम से समझे। उस समांतर श्रेणी में सार्व अंतर नहीं बोलते हैं, वहाँ सार्व
अंतर बोलते हैं, सार अनुपात नहीं। तो वहाँ निकालने का तरीका था सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड। तो यहाँ इसका आर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, सेकेंड बटा फर्स्ट, थर्ड बटा सेकेंड, फोर्थ बटा थर्ड। अगर बटा का अनुपात समान आता है तो अपन क्या कहेंगे, वो सार गुणित श्रेणी में है। ओके, आगे देखिए गुणित श्रेणी का n पद, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके सामने, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है एल बोलते हैं टी एन। ठीक है, ए क्या फर्स्ट पद, एन क्या अंतिम पद, और आर क्या हो जाएगा सार अनुपात, अनुपात। एन पदों का योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर ए ब्रैकेट आर की पावर n माइनस वन बटा आर माइनस वन। ओके, अगला देखिए गुणोत्तर माध्य निकालने का सूत्र क्या है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या को वर्गमूल लिख दो, या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य का अंडर रूट फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। अगला देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का, अपने इसका टॉपिक अलग से पूरा पढ़ा है आपने, वहाँ जाके आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, इसके प्रत्येक वीडियो देख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किए हुए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 10 बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। और मिश्र धन का होता है मूलधन इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 10 बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन नहीं आएगा इसमें। अब आपको इसमें शर्त है, जब अर्धवार्षिक होती हैं तो समय को डबल करते हैं और दर को आधी करते हैं, और जब वार्षिक होती हैं तो क्या करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। ओके फ्रेंड्स, और त्रैमासिक होती है शर्त तो क्या करते हैं, समय को 4 गुना करते हैं और दर को चौथाई करते हैं। अब आपको एक दो शब्द आपको कहना चाहूँगा कि आप कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए आपका। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तो आपका यही आपका मूल मंत्र अपने साथ रखकर चलना है, तो आपके लक्ष्य को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपको केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए, चिड़िया की आंख। आपका एम क्या है, चिड़िया की आंख। ये पेड़ है, यहाँ पे इस चिड़िया पे एक चिड़िया बैठी है, इस चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं। यहाँ खड़े अपन, तो आपका लक्ष्य क्या है, केवल चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए और कुछ नहीं। तो आप देखिए, अगला देखिए साधारण ब्याज का सूत्र, इसका भी अपन से कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो वापस इसका फॉर्मूला देख लीजिए। साधारण ब्याज का मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो इस यहाँ से वज्रगुणा करके निकाल सकते हैं मूलधन का फॉर्मूला, ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। समय का क्या हो जाएगा, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। दर का क्या हो जाएगा, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके ट्रिक्स के माध्यम से अपने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, वहाँ जाकर एक बार जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अपने मैंने ब्रैकेट में लिखे आपके गुणनखंड के कुछ 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों फॉर्मूला है ये, आपको याद रखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस आएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों को एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे ब्रैकेट में लिख के। ओके, और एक होता है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तो यहाँ एक्स सब में कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन लिया और ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, अगला आता है टॉपिक आपके साझा पार्टनर बोलते हैं, कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उनके बीच जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको साझा बोलते हैं। और व्यापार में जो भाग लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। व्यापार में जो भाग ले रहे हैं वो क्या हो गए, साझेदार होते हैं। अगला देखिए आपके सामने पूंजी, ये व्यापार स्टार्ट करने के लिए जो रकम लगाते हैं उसको पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। और लाभ क्या होता है, व्यापार में होने वाले जो मुनाफा होता है उस मुनाफे को लाभ बोलते हैं, और जो घाटा होता है उसको हानि बोलते हैं। यदि साझेदार व्यापार में समान समय के लिए अलग अलग पूंजी लगाते हैं तो व्यापार में होने वाले लाभ हानि का बंटवारा उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में होता है। ओके फ्रेंड्स, यदि साझेदार व्यापार में असमान पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाते हैं तो लाभ हानि का बंटवारा भी क्या होगा, समय के अनुपात में होगा। ओके फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है आपके हर कंपटीशन में, कार्य क्षमता से। तो कार्य क्षमता का समय सूत्र है काम बटा समय। यहाँ से काम निकालना हो तो कार्य क्षमता इंटू समय कर लो, और समय निकालना हो तो काम बटा कार्य क्षमता कर लो। ओके फ्रेंड्स, अब याद रखना आपको कि ये क्या होता है कार्य क्षमता, समय, काम, तो आपको डेफिनेशन याद रखनी, ये भी लिखा मैंने आपको समझाने के लिए। इकाई समय में किए गए
कार्य को कार्यक्षमता कहते हैं। ओके, एक ही समय में किए गए कार्य को कार्यक्षमता कहते हैं। और मजदूरी काम के समानुपाती होती है। मजदूरी जो होती है क्या होती है, काम के समानुपाती होती है। यदि समय समान है तो मजदूरी कार्यक्षमता के समानुपाती होती है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है माध्य माध्यिका से, आपके कोर्स में है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य जिस प्रकार औसत का होता है वैसे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जो भी संख्या दी गई है, प्रेक्षण दिए गए हैं, उसको जोड़ करके कितनी संख्या है उसका भाग लगा दो। यानी माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जहाँ एक्स प्रेक्षण हो जाएगा और एफ बारंबारता हो जाएगी। और बारंबारता क्या होती है कि कोई भी संख्या या प्रेक्षण जितनी बार बार आ रहे हैं, पुनरावृत्ति रिपीट हो रही है, वो क्या होती है, बारंबारता। नाम से स्पष्ट बारंबारता। अगला टॉपिक आता है आपके त्रिभुजों की समरूपता के नियम। बहुत ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपको त्रिभुज के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ जाकर इसके बारे में जानकारी लीजिए, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा मैंने पूरा प्रयास किया है कि कंप्लीट आपको ज्ञान दे दिया, जितना बनता है हर टॉपिक से रिलेटिव वो आपको पूरा दिया है। अब देखिए यहाँ के नियम, मुख्य कितने नियम इसके, समरूपता के 3 नियम। ए यानी कोण 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 नियम, इसको बोलते हैं समान कोणिक का नियम। दूसरा है भुजा 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 का नियम। तीसरा भुजा कोण भुजा का नियम। अब इसमें नियम क्या है, पहला इसको बोलते हैं समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरे क्या है, संगत भुजाओं के समानुपाती होने पर त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 भुजा समानुपाती है और बीच का कोण समान है तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। समरूपता का नियम हमेशा 2 त्रिभुजों के बीच में होता है या ज़्यादा त्रिभुजों के बीच में। ओके, आपके सामने ये आकृति दी हुई है, ये आकृति आपको पहचान आनी चाहिए। इतना तो बिल्कुल मैच्योर्ड है, आप सब जानते हैं कि ये किसकी आकृति है। ये त्रिभुज की है, ये आयत की है, ये वर्ग की है, ये वर्त की है, ये बिंदु है, ये किरण है, ये रेखा है, ये रेखाखंड है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए, इनकी डेफिनेशन देखते हैं सबकी। बिंदु क्या होता है, किसी पेन या पेंसिल या नुकीली वस्तु की नोक को दबाने से जो आकृति बनती है उसे बिंदु कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे पेन मैंने पॉइंट दबाया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। ओके, किरण, किरण की वजह से क्या हो जाएगी, ऐसे एक किरण का निशान हो जाएगा, इधर हो या इधर, कैसे भी किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्यत्र की तरफ जाने वाले आकृति को किरण कहते हैं। इसको तीर के निशान से लिखते हैं, लिखा मैंने ये आपको। किरण की रेखा, एक बिंदु से दोनों तरफ निकलने वाली अनंत की तरफ जाने वाली आकृति क्या होती है, रेखा होती है। ठीक है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, याद रखना फिक्स। किरण और रेखा की लंबाई चौड़ाई कभी नहीं होती है। फिर आती है रेखाखंड। रेखाखंड जो होती है इसमें ऐसे होती है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित, 2 बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है क्या होती है, 2 बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसको रेखाखंड कहते हैं। ये पूरे यूनिट टेट के अंदर आपके पूरा कंप्लीट है, क्वेश्चन आता है आपके हर बार, पुराना पेपर देख लीजिए, समझ में आ गया। 2 बिंदुओं को मिला दिया तो क्या बन गया, रेखाखंड। फिक्स पॉइंट, इसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स होती है, लंबाई फिक्स होती है रेखाखंड की, लेकिन रेखा की नहीं होती है। ठीक है, अब आता है त्रिभुज। क्या आता है, त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है, देखो, किन्हीं 3 भुजाओं से घिरी हुई, किन्हीं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं, 3 भुजा होती हैं, 1 2 3। शीर्ष कितने होते हैं, 3, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला। कोण कितने होते हैं, कोण पूछे तो भी 3। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये माध्यिका पूछे तो भी 3, शीर्ष लंब पूछे तो भी 3, एक लंब केंद्र होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है त्रिभुज में 3 भुजा है, 3 शीर्ष, 3 माध्यिका है, 3 शीर्ष लंब, एक लंब केंद्र, एक केंद्रक, एक पैर केंद्र होते हैं। ये सारे सारे मैंने आपको बता दिए यहाँ पे कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, वापस देख लो, यहाँ पे त्रिभुज के बारे में पूरा वीडियो बना हुआ है, अलग से क्लास ली हुई तो भी देख लो। ये वाला त्रिभुज है, अगर यहाँ से शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब, क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है तो शीर्ष लंब, इस प्रकार से ये शीर्ष लंब। माध्य का पूछे तो नाम से किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को उसके सामने वाले शीर्ष से यहाँ से जा रहा है,
यहाँ से कहाँ से, अब यहाँ से ऐसे जा रहा है तो होगा माध्य का, और यहाँ से ऐसे आ रहा है ये तो हो जाएगा शिष्ट लंब। ओके, है वो का वही है, ठीक है ना। अगला देखिए, मैंने सब परिभाषा लिखी है। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को माध्यिका कहते हैं, मैंने बता दिया अभी। फिर आगे अगला पॉइंट है आयत और वर्ग, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। किन्हीं चार आयत ऐसे, किन्हीं चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आयत कहते हैं, जिसकी आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखो ये आयत है, ये किन्हीं चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आयत कहते हैं, जिसकी आमने सामने भुजा क्या होती है, समान होती है, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना है आयत का। आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो ध्यान रखना है कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ओके। अगला देखिए वर्ग, वर्ग भी यही सेम है कि नहीं, चार समान भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अब आता है वर्त, क्या आता है वर्त। ये वर्त, ऐसे वर्त से अपने परिभाषा पढ़ी है, खूब सारे टॉपिक पढ़े हैं, वर्त से संबंधित वीडियो बने हुए हैं, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। ठीक है, किसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से, ये स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर रहते हुए उसी समतल में गमन करने वाले बिंदु के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। ये देखो, और जो स्थिर बिंदु जो होगा इसको वर्त का केंद्र कहेंगे, और जो स्थिर बिंदु इसके सापेक्ष जो दूसरा बिंदु लिया यहाँ से ये दूरी, ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, और ये जो होता है ये वाली दूरी पूरी यहाँ से 2 बिंदु, परिधि के 2 बिंदु है, 2 बिंदुओं को मिला दिया और ये केंद्र से गुजर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, केंद्र से गुजर रहा है। और ऐसे मिला दिया 2 परिधि के 2 बिंदुओं को तो क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। ये सारे के सारे बिल्कुल फैक्ट है, कंप्लीट है, जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और वर्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय की जाती है उसको बोलते हैं परिधि। और ओके, समझा गया, परिधि। वर्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय की जाती है उसे कहते हैं वर्त की परिधि। अब परिमाप वर्त की परिधि जो होगा, परिधि शब्द केवल वर्त के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अपन बोल सकते हैं सावधान, लेकिन फैक्ट वर्त से संबंधित जानकारी लिखी होगी वहाँ परिधि होगा। और जो परिमाप जो होगा वो सभी भुजाओं के लिए होगा, यानी समस्त भुजाओं का योग, किसी भी आकृति की समस्त भुजाओं का योग, जो भी चाहे 4 भुजा है, 10 भुजा का, पंचभुज है, षष्ठभुज, चाहे कोई भी हो, कितनी भी भुजा का हो, उन सब समस्त भुजाओं को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, परिमाप। यानी किसी आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो तय की दूरी होती है उसका परिमाप कहते हैं, अर्थात समस्त भुजाओं का योग, परिमाप। अगला देखिए, त्रिज्या बता दी मैंने, वर्त की परिधि से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और व्यास बता दिया मैंने आपको, वर्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से गुजरता है व्यास कहलाता है। व्यास जो होगा वर्त के केंद्र से गुजरता है। और व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये याद रखना है कि व्यास त्रिज्या का हमेशा क्या होता है, दुगुना होता है, तथा त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। और त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं और व्यास को स्मॉल डी से लिखते हैं। बड़े आर और बड़े डी नहीं, बड़े और वाले आर और बड़े डी जो होते हैं सूर्य और चंद्रमा के लिए काम लेते हैं, याद रखना है। अब आपको फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है कि व्यास जो होती है वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्वेश्चन आएगा आपके कि इस वर्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए, या नाम इसमें से है कौन सा ऑब्जेक्टिव में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यास। ओके, अगला पॉइंट देखिए, फैक्ट है, जीवा वर्त की परिधि के कोई भी 2 बिंदुओं को, वर्त की परिधि के कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से चाहे गुजरो या नहीं गुजरो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जीवा होगी। ठीक है, अगर ऐसे वर्त हैं, ये क्या हो गया, जीवा, ये केंद्र से नहीं गुजर रहा है तब यहाँ नहीं कहेंगे, अगर केंद्र से गुजर रहा है ये तो व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओके। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि वर्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से नहीं गुजरता है वो क्या कहलाती है, जीवा। और केंद्र से गुजरती है तो इस क्या कहलाएगा, व्यास। और जो व्यास जो होता है वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ओके। फिर आता है स्पर्श रेखा, जो वर्त को स्पर्श करके जाती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श किसको जा रही है, वर्त की परिधि को, तो ऐसी रेखा जो वर्त की परिधि को स्पर्श करके जाती है उसे स्पर्श रेखा कर जाते हैं। जो टच करके जाती है उसको टच लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। और स्पर्श बिंदु वर्त की परिधि को जिस बिंदु पर स्पर्श करके जाती है स्पर्श रेखा
उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ओके, और छेदन रेखा जो वर्त को छेद करके जाए, नाम से क्लियर है, जो वर्त को छेद करके जाए उसको छेदन रेखा। ओके, अगला है छेदन रेखा जो वर्त को छेद करके जाती है छेदन रेखा कहते हैं। वर्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। अब आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, देखो फैक्ट है, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है और ये हमेशा स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। तो आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव में स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण बनता है तो 90 डिग्री बनता है, ये लंबवत बनता है। ओके, किसी वर्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर निकलता है। ओके, लंब जा रहा है, ये कहाँ से केंद्र से जाएगा। और एक बात, ये वर्त के बाहर बिंदु है तो बाह्य बिंदु से हमेशा कितनी स्पर्शिका खींच जाती है, तो बाह्य बिंदु से हमेशा 2 स्पर्शिका खींच सकता है एक बाह्य बिंदु से, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है कि किसी बाह्य वर्त से कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं, तो आपको याद रखना है 2। ओके, और दोनों स्पर्शिकाओं की लंबाई जो हमेशा होगी क्या होगी, बराबर होती है, याद रखना है। फिर आता है सकेंद्रीय वर्त, ऐसे वर्त जिनके केंद्र तो एक ही होता है लेकिन त्रिज्या क्या होती है, अलग अलग। जैसे ये एक वर्त, दूसरा वर्त, इस प्रकार से देखिए, एक वर्त ये वर्त, ये वर्त, ये वर्त, सारे इनके केंद्र तो क्या है, समान है लेकिन त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। ऐसे सबकी त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, ये सब वर्त आपस में सकेंद्रीय वर्त कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इनकी कोई उपनिष्ठ स्पर्शिका नहीं होती। क्वेश्चन आता है कि इस आकृति में उपनिष्ठ स्पर्शिका की संख्या बताइए, तो निम्न में से निम्न चित्र से उपनिष्ठ स्पर्शिका की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी इसमें, 0। ओके फ्रेंड्स, और एक बात आपको याद रखना ये भी कि बड़ी त्रिज्या वाला वर्त छोटी त्रिज्या वाला वर्त के बाहर स्थित होता है। ओके, वर्तों का प्रतिच्छेदन, जब 2 वर्त एक दूसरे को अलग अलग बिंदु पर काटते हैं तो इसे वर्तों का प्रतिच्छेदन करते हैं। क्या कहना है, जब 2 वर्त एक दूसरे को अलग अलग बिंदु पर काटते हैं, 2 वर्त ये प्रतिच्छेदन कर रहे हैं। ओके, और ये जो रेखा होगी ये उपनिष्ठ जीवा कहलाएगी, ये जो होगी इनकी उपनिष्ठ स्पर्शिका कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स, समझ आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है आपको याद रखना है, एक वर्त ये, एक वर्त ये, आपको दे दिया कि उपनिष्ठ स्पर्शिका की संख्या ज्ञात करो, कितनी हो जाएगी, तो देखो बताओ, एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। कितनी हो गई, 1 2 3 और 4, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 4। यानी क्वेश्चन कैसा आएगा, दो वर्त जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं उनके उपनिष्ठ स्पर्शिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 4। इस प्रकार से कह दिया, 2 वर्त ऐसे, 2 वर्त ऐसे टच कर रहे हैं तो उपनिष्ठ स्पर्शिका की संख्या कितनी होगी, 1 2 3, कितनी हो जाएगी, 3। उपनिष्ठ स्पर्शिका की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए, इस प्रकार से 2 वर्त परस्पर अंत स्पर्श करें ऐसे तो उपनिष्ठ स्पर्शिका कितनी हो जाएगी, केवल 1 हो जाएगी। ओके, ये मेरे सारे पॉइंट लिखे हैं, आप इस नोट्स में स्क्रीन यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। आप देखो, आपको दे रहा हूँ 1 सेकंड के लिए सारे पॉइंट जो लिखे हैं, फैक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है, आराम से, ठीक। अब यहाँ से तुरंत पटाप से यहाँ से भी ले लीजिए। ओके, यहाँ से भी ले लीजिए तुरंत। ओके, अब आ गया टॉपिक आता है इनके फार्मूले। वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है 2πr इकाई। क्या होता है वर्ग की परिधि का सूत्र, 2πr इकाई। इकाई नहीं, जो पीछे सेंटीमीटर होता है वो सेंटीमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर आएगा। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
तो पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या वर्त की। यहाँ पाई का मान कितना होता है? 22/7 आपको याद रखना है, या 3.14। ओके, वर्त की त्रिज्या निकालनी हो तो सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ से? परिधि बटा 2 पाई। ओके, वर्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? तो अंडर रूट क्षेत्रफल बटा पाई। अब आपको याद रखना क्षेत्रफल और पाई की परिभाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये भी आपके, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है आपके। क्षेत्रफल से संबंधित कोई वस्तु तल पर जितना स्थान या क्षेत्र घेरती है उसे उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। कोई वस्तु है तल पर जितना स्थान घेरती है या क्षेत्र घेरती है उसे उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल की इकाई जो होती है हमेशा वर्ग इकाई होती है। क्या होती है? वर्ग इकाई होती है। यानी आंसर मीटर होगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से। फिर आपको याद रखना है पाई की परिभाषा है। क्या होती है? पाई की परिभाषा है, देखिए दिख रहा है आपको स्पष्ट क्लियर? किसी वर्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्त की परिधि और व्यास के अनुपात को। वर्त की परिधि क्या है? पाई। वर्त की परिधि लिख दिया मैंने ऐसे, परिधि और व्यास इसके अनुपात को क्या कहते हैं? पाई। ठीक है, ये एक स्थिरांक होता है और ये जो होता है पाई जो होता है ये ग्रीक भाषा का अक्षर है। किसका अक्षर है ये? ग्रीक भाषा का अक्षर। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से पाई किस प्रकार का अक्षर है? तो ग्रीक भाषा का अक्षर है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट था, 499 AD ने पाई को सन्निकट मान दिया था। ये मान जो दिया था इसने आर्यभट्ट ने दिया था सबसे पहले। इन्होंने वर्त की परिधि बताई थी, ठीक है, 62,832 इकाई बताया, जिसका मान व्यास 20,000 इकाई होती है। ठीक है, वर्त की। इस प्रकार पाई का मान जो होता है 3.1416 लगभग होता है। ओके फ्रेंड्स, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज थे, 1887 से 1920 तक इसका कार्यकाल था, इनका जीवन काल। इन्होंने एक सर्व समीकरण का उपयोग करके गणितज्ञों ने पाई का दशमलव मान लाखों तक शुद्ध निकालने में सफलता हासिल की। जो पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? आपको याद रखना है पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और पाई का मान लिखा हुआ है ऐसे 22/7, तो ये परिमेय संख्या। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके फॉर्मूले, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सभी को ध्यान है, लंबाई इंटू चौड़ाई वर्ग इकाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा या भुजा इसका वर्ग इकाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इकाई। यानी जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है उसको जोड़ दो और फिर 2 से गुणा कर दो, या फिर आयत का परिमाप निकालना है समस्त भुजा को योग कर लो। वर्ग का परिमाप करना है तो 4 इंटू भुजा कर लो या समस्त भुजाओं का योग कर लो। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र है इसका 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वर्ग इकाई। फिर यहाँ से आधार निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्षेत्रफल बटा ऊंचाई इकाई। ऊंचाई निकालनी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू 2 बटा आधार। फिर हीरो का सूत्र से निकालना है आपको, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। तो अंडर रूट फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे एस, जहाँ एस क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं का योग करके बटा 2 कर लो। ओके, ए बी सी त्रिभुज की भुजा है और एस क्या हो जाएगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, ये फॉर्मूला। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबा का योग हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल वर्ग इकाई। कोई भी क्षेत्रफल निकालना तो इकाई पीछे वर्ग इकाई लिखना जरूरी है। समचतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू भुजा। अर्धवर्ग का परिमाप पाई आर प्लस 2r, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवर्ग का परिमाप पाई आर प्लस 2r, क्योंकि देखते अक्सर बताएं कि परिमाप वर्ग की परिधि होती है और अर्ध परिमाप वर्ग की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। तो अक्सर लड़के क्या करते हैं? गलती करते हैं, यहाँ पे अर्ध है तो सीधा बटा 2 कर लेंगे, काट देंगे तो केवल पाई आर आएगा। पाई आर आता है क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। तो अर्धवर्ग का परिमाप का सूत्र जो होता है पाई आर प्लस 2r होता है। क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, ये याद रखना है आपको, या r कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 + पाई हो जाएगा। ओके, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 वर्ग इकाई। अगला है वलय का, जिसको बोलते हैं रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग।
यानी इस प्रकार से ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। फिर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस वस्तु के समस्त पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ओके, अगला आता है आयतन, किसी वस्तु में जितना द्रव बढ़ा जाता है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन की इकाई हमेशा क्या होती है, घन इकाई होती है। घनाभ और घन देखते हैं, इसका भी अपने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक के यहाँ आपको मैराथन क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास जिसको बोल सकते हैं अपन, कंप्लीट सार मैथ का कम समय में पूरा रिपीट कर लेते अपन इसको एक साथ। ओके, अब घनाभ, यदि समांतर षटफलक का प्रत्येक फलक आयताकार है तो क्या हो जाएगा, घनाभ, और यदि वर्गाकार है तो क्या हो जाएगा, घन। जैसे ईंट, चंदूक, कमरा, ये क्या है, घनाभ है। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, जिसको फलक बोलते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 8, और 12 कोरे होती है। घन में भी यही होता है सेम। ओके, इनके सूत्र देखिए, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घन या घनाभ में कुल कितने विकर्ण होते हैं, घन या घनाभ में कुल विकर्ण 4 होते हैं, याद रखना है। घनाभ में विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, अंडरूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। फिर घन का विकर्ण निकालना है तो भुजा अंडरूट 3 इकाई। घन की भुजा निकालनी है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा 6 कर लो और घात 1/2 कर लो वर्गमूल में ऐसे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो भी फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, आगे देखते हैं अगला, घन का आयतन तो क्या होता है, भुजा क्यूब, घन क्यूब बोलते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घन इकाई। अब एक क्वेश्चन आता है कैसेटों की संख्या का सवाल आता है आपके पक्का एग्जाम में एक के, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिब्बे का आयतन बटा एक कैसेट का आयतन। तो हमेशा जैसे कोई भी कैसेट होते हैं तो बड़े का आयतन है बटा छोटे का आयतन, ऐसे याद रखो शॉर्ट में, बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे के फर्श का परिमाप निकालना है तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो परिमाप इंटू ऊंचाई, ये भी होता है। फिर आता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस 4 वर्ग इकाई। बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। बेलन का आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार यानी वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है बेलन का आधार हो गया पाई आर स्क्वायर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल, जैसे क्या हो जाएगा, 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2। ये आपके रिट में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, तो भी अलग रिट लेवल 2 अलग अलग बहुत ही है जरूरी है। 2 पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 ऑफ एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। खोखले बेलन का निकालना है तो बाई बेलन माइनस का आयतन माइनस अंत बेलन का आयतन। अब लंबवर्ती बेलन क्या होता है, वह ठोस आकृति जिसमें एक वक्र पृष्ठ और सर्वांग समवर्ती अनुप्रस्थ काट हो तो बेलन का अक्ष वर्ती अनुप्रस्थ काट पर लंबवत होता है। अगला देखिए, बेलन का अक्ष क्या होता है, वर्ती अनुप्रस्थ कांटों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को बेलन का अक्ष कहते हैं। फिर जनक अक्ष के समांतर और पार्श्व पृष्ठ पर स्थित रेखा को जनक कहते हैं। खोखला बेलन क्या होता है, वह आकृति जो कि 2 बेलनों से मिलकर बनती है जिनकी ऊंचाई समान और त्रिज्या समान है। तो खोखले बेलन के दोनों सिरे क्या होते हैं, खुले होते हैं। फिर आता है लंबवर्ती शंकु, वह ठोस आकृति जो कोई रेखाखंड एक स्थिर बिंदु पर एक स्थिर रेखा से अचर कोण पर परिक्रमण करती है। फिर शंकु का अक्ष वर्त के केंद्र और शंकु के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा शंकु का अक्ष कहलाती है। लंबवर्ती शंकु का अक्ष क्या होता है, आधार पर लंबवत होता है। फिर शंकु के चिन्ह का आयतन 1/3 पाई एच कोष्टक R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये आपके। फिर शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट L कोष्टक R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2, यह सारे फॉर्मूले थे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर कोष्टक L प्लस आर। शंकु का आयतन पूछे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। और शंकु का आयतन पूछे तो 1/3 बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई।
गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन पूछे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन का है आपको तो 2/3 पाई आर स्क्वायर रहेगा। ये जो आर जो है यहाँ त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या। और पाई जो है, पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है आपको। यदि ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो मान तो बोल सकते हो आप। गोलीय कोश का आयतन तो 4/3 पाई ब्रैकेट r1³ माइनस r2³ का निकाई। अगला यहाँ पे त्रिज्य खंड क्या आता है, त्रिज्य खंड की परिभाषा देखिए। किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्य खंड कहते हैं। फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र पूछे हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ओके। चाप की लंबाई पूछे तो पाई आर थीटा बटा 180। थीटा यानी जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें थीटा का मान दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, जहाँ कैपिटल आर चाप की लंबाई होती है और स्मॉल आर त्रिज्या होती है। तो इसका फॉर्मूला निकालना है। जब एल और आर दिए गए होते हैं तो क्या होता है, 1/2 एल आर। फिर आता है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है। फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो वर्त का क्षेत्रफल में से ये घटा दो। ओके फ्रेंड्स, वर्त के क्षेत्रफल में से ये घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का जाएगा। पाई आर स्क्वायर में से ये घटा दो। फिर आपको याद रखना है त्रिभुज के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, क्लास ली हुई है। वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से प्रत्येक टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हो। पहले उसको देख के ये आपको रिवीजन क्लास चल रही है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान तथा एक भुजा अलग हो तो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके। अगला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर √3/4 यानी ए स्क्वायर √3/4। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्ग इकाई। एक समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा क्या होती हैं, बराबर हो। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधा इंटू ऊंचाई होता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर और समान हो, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए ये तो है ऐसे चतुर्भुज कह सकते हो। ओके। अब समांतर चतुर्भुज है, क्या पूछे, समांतर चतुर्भुज, तो इस प्रकार से इसकी आकृति बनती है समांतर चतुर्भुज की। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। फिर आता है चक्र चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर हो। क्या हो, वर्त की परिधि पर हो, चारों शीर्ष यानी ऐसे ये वर्त है, इसके परिधि पर ऐसे बनता है ऐसे, वो क्या हो जाएगा, चक्री चतुर्भुज जाएगा। चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज के समूह कोण हमेशा संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, आमने सामने के कोण जो होते हैं संपूरक होते हैं। फिर चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, जिसमें का हीरो का सूत्र होता है उसमें 3 हो जाती है, इसमें 4 हो जाएगी। √S - A S - B S - C S - D। एस क्या हो जाएगा, S A + B + C + D/2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। अब समचतुर्भुज कैसे होता है, ऐसे होता है, पतंगाकार होता है। देखो आप इसको काजू कतली मान सकते हैं, मिठाई जो होती है ना काजू कतली, मुंह में पानी आ रहा है, देखो मुंह में पानी आ रहा है ना, काजू कतली का नाम लेते ही काजू कतली। देखो कैसी होती है, समचतुर्भुजाकार, काजू कतली का आकृति की ये हो गई। चारों भुजाएं समान तथा विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ओके। फिर आता है समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं समांतर हो जाए समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ओके। फिर आता है कोण, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें जिनके बीच की जो आकृति बनती है उसको कोण कहते हैं। अब देखना ऐसे, ये वाला एक बिंदु से जा रही दो किरणें तो ये कोण हो गया। एक भाग यानी 1 अंश यानी 1 डिग्री, 360 भाग 360 डिग्री। एक कला, यदि एक अंश को 60 बराबर भागों में बांट दी जाए तो ऐसे प्रत्येक भाग को एक कला यानी 1 मिनट कहते हैं। ओके।
एक कला को भी 60 भागों में बांट सकने पर प्रत्येक भाग को एक विकला या सेकंड कहते हैं। सांकेतिक रूप में 1 डिग्री 1 मिनट तथा सेकंड को क्रमशः ऐसे लिखते हैं, डिग्री को ऐसे, 1 मिनट को ऐसे, और डबल डैश लगाओ तो सेकंड। 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 कला यानी 60 मिनट, 60 डैश लगा देंगे। 1 कला यानी 1 मिनट, ऐसे 60 विकला। फिर कोणों के प्रकार, अब कोणों के प्रकार का अपन पूरा विधि बनाया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, वृत्त कोण, ये 5 प्रकार के हैं। न्यून नाम से स्पष्ट है, 0 से बड़ा 90 से छोटा। यहाँ पे अपने शॉर्ट में लिखा मैंने, 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण। समकोण 90 डिग्री का कोण फिक्स। अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा। सरल कोण या ऋजु कोण बराबर 180 का कोण। वृत्त कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ये हो गए कोणों के प्रकार। फिर होता है कोणों का रैखिक युग्म, दो आसन कोणों को जिनकी उपनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, उसे कोणों का रैखिक कोण युग्म कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। फिर आता है पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे एक कोण 80 डिग्री है तो दूसरे डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, उसका 90 में से घटा दो। अगर पूछे ये कोण 80 डिग्री है, इसका संपूरक कोण निकालो तो 180 में से घटाना। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है तो वो तो पूरक कोण, और जिनका योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण। ओके। फिर आता है आसन कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और एक भुजा उपनिष्ठ हो। क्या हो, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और एक भुजा उपनिष्ठ हो, उसे क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बनने वाले जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इस प्रकार से देख लो, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये वाला ये, फिर ये और ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है। फिर ऐसे दो रेखाएं एक है तो ये और ये कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। ओके फ्रेंड्स। इसी प्रकार ये और ये कोण भी क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। ठीक है। फिर ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, अंदर वाले एकांतर कोण होते हैं। ये और ये क्या होते हैं, ऐसे अंदर वाले एकांतर कोण होते हैं। ओके। तिर्यक रेखा, ऐसी सरल रेखा जो दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे उनको तिर्यक रेखा भी बताई मैंने आपको। ऐसे ये तिर्यक रेखा है, दूसरे को काटती है। फिर संगत कोण बता दिया मैंने, दो रेखा खंडों को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर एक ही बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। फिर एकांतर कोण बता दिया मैंने आपको अभी। ओके। अंतःकोण, ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतःकोण। तिर्यक रेखा क्या होते हैं, एक ही ओर होते हैं, अंतःकोण। बहिष्कोण, ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा व सरल रेखा के द्वारा आकृति पर बनने उस आकृति के बाहर जो बनता है कोण उसको बहिष्कोण कहते हैं। ओके। बहिष्कोण बाहर, जैसे ये आकृति है त्रिभुज है, ये भुजा बढ़ा दी तो ये बाहर वाला कोण क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। अंदर वाले तीनों अंतःकोण और बाहर वाला बहिष्कोण हो जाएगा। जैसे ये वाले तीनों क्या हो जाएंगे, अंतःकोण, ये बाहर वाला बहिष्कोण। ओके फ्रेंड्स। फिर आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है उत्तल और अवतल बहुभुज। वह बहुभुज जिसमें प्रत्येक अंतःकोण का माप दो समकोण से छोटा होता है, वह बहुभुज जिसमें प्रत्येक अंतःकोण का माप दो समकोण से छोटा होता है तो उससे क्या होगा, उत्तल बहुभुज। दो समकोण यानी 180 से छोटा उत्तल बहुभुज, और इसका उल्टा लिख दो, एक जिस बहुभुज में कम से कम एक अंतःकोण दो समकोण से अधिक होता है तो उसे अवतल बहुभुज कहेंगे। यानी 180 से छोटा रहा तो उत्तल और 180 से बड़ा है तो अवतल बहुभुज। ओके। संभव बहुभुज किसे कहते हैं, जब किसी बहुभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है तो उसे संभव बहुभुज कहेंगे। फिर समान कोणिक बहुभुज, जब किसी बहुभुज के सभी अंतःकोण के माप समान होते हैं तो उसे समान कोणिक बहुभुज कहेंगे। समबहुभुज, बहुभुज समबाहु तथा समान कोणिक दोनों प्रकार का होता है समबहुभुज कहलाएंगे, जिसमें सभी भुजाएं बहुभुज और कोण भी बहु समान। अगला है बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना है, तो सूत्र क्या होता है, n(n-1/2 - 1), ये इसका फॉर्मूला होता है। चाहे n भुजाएं, n भुजाओं के एक बहुभुज में एक शीर्ष बिंदु से खींचे गए विकर्णों द्वारा कुल कितने त्रिभुज बनते हैं, तो n-2 बनता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक उत्तल बहुभुज के सभी बहिष्करणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री, याद रखना, यानी 4 समकोण के बराबर। समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण याद करने का सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2n-4/n इंटू 90 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला है। समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो कितना हो जाएगा, 360/n या 4/n इंटू 90 डिग्री। ओके।
अगला है किसी एन भुजा के बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ही। किसी एन भुजा के बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सॉरी, कितना होता है फ्रेंड्स, त्रिभुज है ऐसे क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सभी जानते हैं आप, 180 डिग्री होता है इन तीनों का योग, अंतःकोणों का योग। ओके, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेखा चित्र आपको देखते हैं। ऐसी बातें जिनको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उनको चित्रों के द्वारा समझते हैं या देखते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि अर्थात किसी भी बात को चित्र के माध्यम से सरल करना या समझना लेखा चित्र कहलाता है। चित्र लेखा चित्र जैसे चित्र समय आलेख हो सकता है, दंड आलेख हो सकता है, चित्र स्तंभ हो सकता है, आयताकार, रैखिक, वर्ताकार, अनेक प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेखा चित्र बनाते समय मैन आपको क्या रखना है, पैमाना लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, पैमाना। अब निर्देशीय अक्ष क्या होते हैं, किसी ग्राफ पेपर को दो लंबवत रेखा खींची जाए तो ग्राफ पेपर 4 भागों में बढ़ जाता है। कैसे ग्राफ पेपर है, जैसे यही आपका स्क्रीन ऐसे ही, ऐसे तो 2 भागों में बढ़ गया, ये ऐसे 4 भागों में बढ़ गया। ओके, इस प्रकार से इन रेखा को हम गणित में क्या कहेंगे, निर्देशीय अक्ष कहेंगे। क्षैतिज जो रेखा होती है, इस प्रकार से ये ग्राफ था आपके, ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे एक्स। क्या बोलेंगे, एक्स। और ये जो होगा ये वाई एक्स। इधर जो होगा ये वापस माइनस का एक्स, ये वाला। इधर जो नीचे वाला होगा ये माइनस का वाई। और ये जो होगा यहाँ पे मूल बिंदु 0 0। ओके फ्रेंड्स, क्या होगा, मूल बिंदु जहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स कटेंगे, क्या होगा, जहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स करते हैं वो क्या होता है, मूल बिंदु होता है। इसका मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ओके फ्रेंड्स, अब आपको एक बात और देखना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट हुआ यहाँ पे ग्राफ को 4 भागों में बांट दिया। यहाँ पे कितना पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, और ये हो गया फोर्थ पार्ट। और एक बात इंपॉर्टेंट, ये जो फर्स्ट पार्ट जो होता है ये वाला फर्स्ट, इसके अंदर यहाँ प्लस का एक्स, वाई प्लस का, तो इसका निशान क्या आ जाएगा, प्लस प्लस। यहाँ पे एक्स क्या आएगा, माइनस का, वाई क्या आएगा, प्लस का ऊपर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का, वाई भी माइनस का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का, और यहाँ पे वाई माइनस का। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से देख लो। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको वही है, मूल बिंदु, दोनों अक्षों के प्रति बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स कहते हैं। बिल्कुल, किसी बिंदु का भुज जो होता है, भुज, भुज नहीं एक्स एक्स, कोटि नहीं वाई एक्स। भुज बिंदु की वाई एक्स से लंबवत दूरी होती है, और बिंदु कोटि एक्स एक्स से लंबवत दूरी होती है। यदि वाई 0 है तो बिंदु एक्स एक्स पर होगा, यदि एक्स का मान 0 है तो वाई एक्स पर होगा। ओके फ्रेंड्स, यदि एक्स और वाई 0 दोनों 0 है तो मूल बिंदु पर होगा। अब आता है अगला पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो बिल्कुल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट। अंतर विभाजन सूत्र पूछे हैं तो m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 ब्रैकेट m1y2 बटा m2y1 बटा m1 प्लस m2। जहाँ m1 और m2 ये हैं अनुपात दिया हुआ है, x1 और x2 y1 y2 दो पॉइंट दिए होंगे, उनका मान लिखना है और सरलीकरण करना है फ्रेंड्स। ओके, बाई का पूछे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगला देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक x2 प्लस x1 बटा 2 ब्रैकेट y2 प्लस y1 बटा 2। जो भी बिंदु दिए गए उनको एक्स एक्स वाले दोनों हैं उनको जोड़ दो, आधा कर लो, वाई वाई वाले उनको जोड़ दो, आधा कर लो। ओके, यदि बिंदु पी एक्स वाई रेखाखंड ए बी को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है तो पी के पॉइंट क्या होंगे, तो आपको बिल्कुल ये है x1 प्लस लैम्डा x2। मैंने बताया आपको क्या है, ये लैम्डा अनुपात 1 जो है इसको m1 और m2 मान लो।
m1 तो हो गया लैम्डा, m2 हो गया 1। अभी आपको ऊपर ये सूत्र बताया था आपको, देखो ये वाला, ये बताया सूत्र बताया था आपको अभी ये सूत्र, इस सूत्र में m1 की जगह लैम्डा, m2 की जगह 1 लिख दो तो आपका सूत्र ये बन जाएगा। ठीक है, अब आता है बिंदु पद। क्या आता है? बिंदु पद वह ज्यामितीय आकृति जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, बिंदु पद कहलाता है। किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पद दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिए, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पद उन दोनों रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजक होता है। फिर आता है परी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर क्लास के लिए, स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को बता सकते हो आप स्वयं जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है ये, और अपने बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 तक, उनके लिए भी। ओके फ्रेंड्स, परी के अंदर त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र करता है। परिकेंद्र की त्रिभुज के तीनों विशिष्टों से दूरी क्या होती है? समान होती है। इस समान दूरी को त्रिभुज की परित्रिज्या और वृत्त को परिवर्त कहते हैं। अंतकेंद्र त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु को त्रिभुज का अंतकेंद्र कहते हैं। और लंब केंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। ओके भाई, अपने सारे परिभाषा पढ़ ली अपने पहले। केंद्र त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्र कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? हमेशा संगामी होते हैं। फैक्ट पढ़ लीजिए। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं? संगामी होते हैं। त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से होकर जाती है और ये बिंदु प्रत्येक माध्यिका को कितने बार मारती है? 2:1 मारती है। इंपॉर्टेंट ये याद रखना, आपको नोट रखने की। त्रिभुज की सभी माध्यिका क्या होती है? संगामी होती है। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र त्रिभुज की माध्यिका का क्या होता है? संगम बिंदु होता है। और एक पॉइंट याद रख दो कि वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतकेंद्र तीनों संपाती होती है उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक फैक्ट पॉइंट है ये कि समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पद कैसा होता है? तो समतल के समांतर रेखा होती है। वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है तो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पद कैसा होता है? तो एक वृत्त चाप होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर एवं समांतर हो। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान है तो एक आयत होता है। ये भी फैक्ट याद रखना है। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत है तो वह एक चतुर्भुज होता है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर है और लंबवत है तो वह क्या होता है? वर्ग होता है। ये सारे फैक्ट हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। ये भी फैक्ट है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में आने का है, आता है डायरेक्ट। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। प्रमेय सारे थ्योरम में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों त्रिभुजों पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है चाप। वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु वृत्त को दो भागों में बांटते हैं जिसे वृत्त के चाप कहते हैं। छोटे भाग को लघु चाप तथा बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। त्रिज्यीय खंड किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यीय खंड कहते हैं। यदि किसी वृत्त के दो चाप परस्पर सर्वांश में हैं तो उनकी संगत जीवा भी क्या होगी? समान होगी। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खिंचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। फिर पॉइंट है आपका, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त जाता है। याद रखना है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से कैसी होती है? तो समदूरस्थ होती हैं। सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं संगत केंद्रों से समदूरस्थ होती है। किसी वृत्त की जीवाएं जो वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर हैं तो परस्पर बराबर होती हैं। वृत्त के नज़दीक जीवा हमेशा बड़ी तथा दूर वाली हमेशा छोटी होती है।
दीर्घ चाप का डिग्री माप कितना होता है 180 से डिग्री से अधिक, लघु चाप का डिग्री माप 180 डिग्री से कम। ओके फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट हैं आपको। वर्त के एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का द्विगुण होता है। ये सारे फैक्ट मैंने अपने प्लेलिस्ट में जाकर देखना, सारे एक एक फैक्ट को विस्तार से समझाया गया है, कंप्लीट पूरा व्याख्यासित पूरा कंप्लीट बताया गया है। जरूर देखें, आपको बेसिक नॉलेज पूरा हो जाएगा कंप्लीट। वर्त के एक चाप द्वारा वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। अगला अर्ध इंपोर्टेंट है, ये अर्धवर्त बनने वाला कोण हमेशा कितना होता है समकोण होता है 90 डिग्री का। वर्त के एक ही वर्तखंड में स्थित कोण कैसे होते हैं समान होते हैं। वर्त के समान जीवाएं केंद्र पर क्या होती है समान कोण अंतरित करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का युग्म कितना होता है, बहुत ही फैक्ट है ये भी 180 डिग्री का होता है। यदि चतुर्भुज के समूह कोणों का एक युग्म संपर्क हो तो वो क्या होता है चतुर्भुज चक्रीय होता है। यदि किसी चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर है तो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। अगला पॉइंट है किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अगला फैक्ट है यदि पी ए बी एक वर्त की छेदिक रेखा है जो वर्त को ए और बी पर प्रतिष्ठित करती है, तब पी टी स्पर्श रेखा है तो पी ए डॉट पी बी बराबर पी टी स्क्वायर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। यदि वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा खींची गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण क्रमशः जीवा द्वारा एकांतर वर्त खंडों में बनाए गए कोणों के बराबर होते हैं। इस प्रकार से सारे फैक्ट है। एक पॉइंट आपको याद ये रखना है यहाँ से, ठीक है। कोणों की माप षष्ठी पद्धति और सात्विक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। किसी वर्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण एक रेडियन का होता है। रेडियन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। किसी वर्त के बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, किसी वर्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है। साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति में संबंध जो होता है आपको डी बराबर, ये सूत्र याद रखना, डी बराबर 180 बट्टा पाई इंटू आर, जहाँ आर तो रेडियन और डी डिग्री। इंपॉर्टेंट है ये, इसका क्वेश्चन पक्का आता है आपके हर कंपटीशन में। अगला है समांतर माध्य एक्स बार क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कल्पित माध्य क्या हो जाएगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये वाला ये एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। सारे अलग अलग टॉपिक से संबंधित अलग अलग वीडियो बनाए हुए क्लास बनाई हुई ली हुई आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ये सारे फॉर्मूले हैं। माध्य का सूत्र एम बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। बहुलक का होता है जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। बिल्कुल फॉर्मूले कंप्लीट है। फिर माध्य से लिया गया माध्य विचलन डेल्टा एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार बटा एन हो जाएगा। इस प्रकार से बहुलक से माध्य विचलन सारे के सारे इसके फॉर्मूले है। ये आप एक बार लर्न करना। लेकिन आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, एक क्लास कैसे लगी आपको जरूर बताएं। अब आपको और कुछ महत्वपूर्ण देखिए, बहुत ही ये पिक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले सारे ए प्लस बी का स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का 3abc। और एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको इधर ला देंगे तो -3abc, तो बराबर इसका फॉर्मूला ये होता है ए बी सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। ओके फ्रेंड्स, अब आपको एक त्रिकोणमिति से संबंधित कंप्लीट सारे फॉर्मूला ये वाले। इस त्रिकोणमिति में आपको कैसे याद रखना है साइन कोस टेन, तो इसको लाल बटा कक्का से याद रखते हैं फ्रेंड्स। कैसे करते हैं लाल बटा कक्का से, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, इस प्रकार से घड़ी दिशा में। ओके, साइन यानी लंब बटा कर्ण, कॉस का क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार, कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सारे, ये क्या होता है आधार, के होता है कर्ण, एल होता है लंब। ठीक है फ्रेंड्स,
और ये आपके सामने सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके वज्र पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे 2 आ जाएगी, 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। तीसरी आखिरी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। और साइन और कॉसेक क्या होते हैं उल्टे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉसेक और कॉसेक क्या हो जाएगा 1 साइन और कॉस क्या हो जाएगा 1 सेक और सेक क्या हो जाएगा 1 कोस। टेन क्या हो जाएगा 1 कोट और कॉट हो जाएगा 1/10। ये आपके सामने कंप्लीट था। और त्रिकोणमिति के सारे टेबल बने हुई, टेबल को कैसे याद करें उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। सर्व समीकरणों से संबंधित सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, सरलीकरण क्वेश्चन दिए हुए हैं, गुणनखंड के इन सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और क्लास पूरी ख़त्म होते ही एक बार जस्ट तुरंत एक वापस ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर इस क्लास को आपने कम से कम 3 बार देख लिया तो मैं 100% दावा के साथ कहता हूँ कि आपका मैथ का कंसेप्ट क्लियर पूरा हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, 100% पूरा सही होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। ये आपके नोट्स थे मैथ के कंप्लीट सार।